हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम मीना क्लासेस। एक बार फिर आपके साथ हूं। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करने वाला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स, एक हम देखते हैं, सोचते हैं कि वेलोसिटी तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं, बहुत सारी वेलोसिटीज़ को हमने देखा है, और आज हमें इस नए वेलोसिटी की ओर बढ़ रहे हैं जो है टर्मिनल वेलोसिटी। आपने देखा होगा कि कई बार प्लेन्स में से कुछ लोग विद पैराशूट जंप करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो पैराग्लाइडिंग करते समय वो देखते हैं कि वो जब वहाँ से जंप करते हैं विदाउट ओपन पैराशूट तो बहुत स्पीडली नीचे आते रहते हैं, लेकिन जब वो पैराशूट को ओपन करते हैं तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आने लगते हैं। इसी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी है। इसी की टर्म्स हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी जो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं, जैसे बाज वगैरह होते हैं, ईगल होते हैं, वो बहुत तेज़ी से मतलब ऊपर होते हैं, लेकिन जब वो अपने विंग्स को विदाउट मूवमेंट के एक कांस्टेंट वे में रख के फ्लाई करते रहते हैं, उनको क्योंकि वो उस कंडीशन में टर्मिनल वेलोसिटी पे होते हैं, उनका एक कांस्टेंट वेलोसिटी होता है जिससे वो फ्लाई करते रहते हैं विदाउट अपनी एनर्जी वेस्ट किए हुए। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं टर्म्स को आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। रही बात इसके नोट्स की, तो वो ऑलरेडी मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, वन क्लिक डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और जो हमारा टारगेट हमने 2000 सब्सक्राइबर का सेट किया है, आप उसमें हमें आगे बढ़ाने में, उसे जल्दी करने में, कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप इसके लिए डोनेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अपने लेक्चर शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर 8 है, जिसमें हम टर्मिनल वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं। और बात है प्रीवियस लेक्चर की, तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जिससे आप जाके चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी में स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे अभी एक बात बताई कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ओपन में, चाहे वो एयर हो चाहे लिक्विड हो, उसमें गिरता है, तो एयर में जो विस्कोसिटी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली जो लिक्विड में विस्कोसिटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम एक लिक्विड में एग्जांपल लेते हैं, एक फ्लूइड लेते हैं, और उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ी चीज़ें टर्म्स पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन, सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट में क्लियर होंगी। व्हेन स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ट्रेवल इन होमोजीनियस लिक्विड, एक होमोजेनियस लिक्विड आप जानते हैं होमोजेनियस लिक्विड क्या होता है, जो जिसमें सभी जो है पार्ट्स के वॉल्यूम, डेंसिटी और बाकी जो फैक्टर्स हैं, कंपोजिशंस वगैरह सब इक्वल हों, उनको हम कहते हैं होमोजेनियस लिक्विड्स। उसमें कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिरता है, स्फेरिकल खास बात है क्योंकि उसमें रेडियस इज इंपॉर्टेंट टर्म, वहाँ पर रेडियस महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको स्फेरिकली बोलना है। सो ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू वेट ऑफ फोर्स। तो मैं आपको बता दूं, अपनी लैंग्वेज बताऊं जो है मैंने लिख रखा है कि कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में गिर रहा है, तो लिक्विड में गिर रहा है तो वो क्या हो रहा है, अपने वेट से गिर रहा है। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो वो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरने जाता है, वहाँ पर वो अपने लिक्विड में से कुछ पार्ट को डिस्प्लेस भी करता है। ऑब्वियसली लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है तो वहाँ पर बॉयंट फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उस पर बॉयंट फोर्स लगना शुरू होता है। साथ में स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कौन सा एक फोर्स और भी लगेगा, जो किसके कारण लग रहा है, जो लेयर्स हैं लिक्विड की, उसके टेंजेंशियल फोर्स का, जो टेंजेंशियल फोर्स है उसको चेंज करने के दौरान जो फोर्स लग रहा है वो भी उस पर लगेगा। यानी कहने का मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरेगा तो अपने वेट फोर्स से नीचे गिरेगा, लेकिन उसके साथ अपोजिट दो फोर्स वर्क करेंगे इस पर। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट travels in homogeneous liquid, initially velocity of object increases due to weight force। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी वेट फोर्स के कारण ज़्यादा होगी, लेकिन क्या हो रहा है आगे देखें हम, एंड इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीज ऑन इट, उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर क्या होना है, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी लेयर्स ऑफ लिक्विड कम टू कॉन्टेक्ट विद द रिलेटिव मोशन एंड स्टार्ट विस्कस फोर्स। मैंने अभी बताया आपको कि जो रिलेटिव मोशन, जो टेंजेंशियल फोर्स उन लेयर्स का है, जो लिक्विड का है, उसके कारण उस पर क्या जो होता है, विस्कस फोर्स वर्क करने लगता है। साथ ही वहाँ पे कहा गया है, एंड प्ले विद द ऑपरेट वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन गेट जीरो, द बॉडी ट्रेवल्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, हम देखें कि जब कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में गिरती है, तो अपने मास के कारण, अपने जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कॉन्स्टेंटली, मतलब रेगुलरली नीचे गिरने लगती है। गिरते उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, उस पर एक्सेलरेशन भी बढ़ने लगता है। लेकिन सेम द टाइम जो लिक्विड से विस्कस फोर्स और जो है दूसरे फोर्सेस कौन से हैं, एक तो विस्कस फोर्स वर्क कर रहा है और एक बॉयंट फोर्स वर्क कर रहा है, दोनों उस पर वर्क करने लगते हैं, और उसकी जो है एक्सेलरेशन को धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं। एक्सेलरेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू को डिक्रीज करता जाता है। जिस
पॉइंट पे या जिस टाइम में उसका एक्सेलरेशन पूरी तरह से जीरो हो जाता है उस समय वो रुकेगा नहीं। एक्सेलरेशन जीरो हुआ इसका मतलब वो रुकेगा नहीं है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी जिस समय उसका एक्सेलरेशन जीरो है उसे ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सो टर्मिनल वेलोसिटी यही टर्म है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने पर ऑब्जेक्ट को मिलती है। कहाँ? एक लिक्विड में। लिक्विड के बजाय हम बात करें तो गैस में भी, क्योंकि गैस में भी अपनी विस्कोसिटी होती है, एयर में भी अपनी विस्कोसिटी होती है। सो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम इसका डेरिवेशन की बात करते हैं। इसका डेरिवेशन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है जब भी टर्मिनल वेलोसिटी पूछा जाएगा आपसे। यदि 1 मार्क में पूछा है तो आप ये जो वर्ड्स में जितनी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है उतने आप लिख दीजिए, लेकिन यदि मोर देन 1 मार्क्स टू 3 मार्क्स में पूछ रहा है, 2 मार्क्स में पूछ रहा है तो इसका डेरिवेशन को आप जरूर कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज आर। देखिए जो जो टर्म्स हमारा इस्तेमाल होना है, एक तो हमारे पास रेडियस है, दूसरी बात डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की जो स्फेरिकल है, वो किस मेटल का बना है उसकी अपनी डेंसिटी होगी, किस सब्सटेंस से बना है उसकी अपनी डेंसिटी होगी। फिर वो गिरेगा उस लिक्विड में, जो होमोजेनियस लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या है, V है, और उसकी डेंसिटी भी अपनी होगी क्योंकि लिक्विड की अपनी डेंसिटी है, सॉलिड सब्सटेंस की अपनी डेंसिटी है, तो वो होगी रो। यानी 4 टर्म हमारे पास यहाँ आ रही है, R, D, V एंड रो। ये चारों टर्म, उसमें से 2 तो है सॉलिड की और 2 है लिक्विड की। आई थिंक ये बात आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो कांस्टेंट वेलोसिटी, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, वो इन चारों पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। सो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं और वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसमें फार्मूले, सारी स्टेप्स वगैरह क्लियर करके आपको बताना है, जो जिससे आपको ये बहुत इजी हो जाएगा कि कैसे डायरेक्टली स्टेप के बजाय हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने जो आपसे बात कही थी कि जब वो ऑब्जेक्ट एक होमोजेनियस लिक्विड में गिर रहा है तो वो अपने वेट के कारण नीचे गिर रहा है। तो हम सबसे पहले डिसाइड करें कि उसका वेट कितना है, उसका कितना फोर्स, वेट फोर्स कितना लग रहा है। तो हम देखें वेट फोर्स ऑन लिक्विड, तो वो हम बोलेंगे m इंटू जी, W वेट फोर्स। अब मास है, मास की ऑब्वियसली डेफिनेशन हमारे पास है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो यहाँ हम m की प्लेस पे उसको पुट कर देते हैं, तो मास की जगह हमने रख दिया V इंटू डी और G अपनी प्लेस पे एज इट इज़ है। अब आपको मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे मैंने समझाते समय भी कहा कि जो हमारे लिए कंडीशन ये है कि हमें जो ऑब्जेक्ट लेना है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो V की प्लेस पे मैं पुट करता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी इंटू जी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा कि वो वेट फोर्स जो उस लिक्विड पर किसने लगाया, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ने लगाया। ये फोर्स अभी वो किस पर लगा रहा है, लिक्विड पर लगा रहा है, उसी वेट फोर्स से वो नीचे गिर रहा है। ये हमने यहाँ निकाल लिया। आपने देखा मैंने फार्मूला m इंटू जी लिया, m की वैल्यू वॉल्यूम इंटू मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को यूज़ करते हुए v इंटू डी लिख दिया है। v की वैल्यू मैथमेटिकल फार्मूले से ले रहे हैं क्योंकि उसका अपना वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, वो वैल्यू पुट की, d और g अपनी प्लेस पे है। अब फिर वो बात करते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि आर्किमिडीज की थ्योरी लग रही है यहाँ पर, तो मैं उसको आगे लगा के आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज थ्योरी। आर्किमिडीज की थ्योरी क्या कह रही है कि वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वाटर डिस्प्लेस कर रहा होगा। सो वो मैंने बात जो आपसे की थी कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज थ्योरी, आर्किमिडीज की थ्योरीज के अनुसार क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस पर किसी लिक्विड में गिरता है या प्रेजेंट होता है तो वो अपना एक खास वॉल्यूम या खास मास या खास वेट का वाटर वहाँ से डिस्प्लेस करता है और उसी के इक्विवेलेंट उस पर बॉयंट फोर्स लगता है। तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, बॉयंट फोर्स की वैल्यू उस मैथमेटिकल वैल्यू के इक्वल होगी जितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके वेट के इक्वल होगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि देखिए एफ बी बॉयंट फोर्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना वो लिक्विड को डिस्प्ले करेगा। तो अब हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो वेट है ऑब्वियसली एफ बी इक्वल टू ये भी m इंटू जी होगा। फिर हम बात देखते हैं कि m इंटू जी कितना हो रहा है, m इक्वल टू वही v इंटू डी हो रहा है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर हम लिक्विड की डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो लिक्विड की डेंसिटी हमारी चेंज हो रही है,
और वो हो जाएगी रो, क्योंकि डी जो है वाटर के लिए क्या होगा, रो होगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू हम v इंटू रो, क्योंकि हम d लिख देंगे तो फिर उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। यहाँ हम वाटर के लिए कर रहे हैं, लिक्विड के लिए कर रहे हैं, तो वो v इंटू रो हो जाएगा। सो f इक्वल टू m के प्लेस पे हम v इंटू रो इंटू जी लिखते हैं। फिर सेम थिंग, वॉल्यूम जो है वही होगा जितना वाटर, क्योंकि राउंड शेप में है तो उसी प्रकार का स्फेरिकल शेप में वाटर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उसकी वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब। यही वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, एफ बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये हमारा एक बॉइंट फोर्स आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बॉइंट फोर्स हमें यहाँ ध्यान रखना कि इस फोर्स की ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगी। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ कि जब वो ऑब्जेक्ट उसमें गिर रहा है तो वो उस वाटर या उस लिक्विड की जो लेयर्स है उसकी जो रिलेटिव मोशन है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर उस पर विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विस्कस फोर्स की, तो विस्कस फोर्स किससे लग रहा है, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग लग रहा होगा। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स आल्सो वर्किंग ऑन इट, उस पर विस्कस फोर्स भी वर्क कर रहा होगा। तो विस्कस फोर्स जो वर्क कर रहा होगा वो कितना होगा, हम ये देखें तो विस्कस फोर्स हमने देख रखा है कि F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर जो है उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस है और वी उसकी वेलोसिटी। तो ये सारी टर्म हमारे पास F आ गई। अब जरा फिर हम उस बात पे विचार करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट गिर रहा था, उस पर किन फोर्स ने उसके जो वेट फोर्स को डिक्रीज करने की कोशिश की। तो उसको दो फोर्स, एक तो हमारा एफ बी है जो उस एफ बी ने, और साथ में हमारे जो विस्कस फोर्स है, उन दोनों फोर्स ने मिलकर उसके वेट फोर्स को अपोज किया था। तो कुल मिला के ये हुआ कि उसका अपोज करने से उसकी वेलोसिटी, उसकी जो एक्सेलरेशन था वो डिक्रीज होने लगा, और जिस समय उसका एक्सेलरेशन जो था 0 हो गया, उस समय वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगा था। वही टर्मिनल वेलोसिटी थी और वही हमें निकालना भी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ ये जो दोनों फोर्सेस हैं एफ बी और एफ, मतलब जो बॉइंट फोर्स है वो, और एक हमारा जो है विस्कस फोर्स, ये दोनों मिलकर उस ऑब्जेक्ट को अपोज कर रहे थे और उसके वेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे। तो मतलब मैं ये लिख दूं डायरेक्टली कि जो वेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, एक तो एफ बी प्लस एफ, मतलब एफ बी और एफ ये दोनों जो मेरे फोर्स है, ये इनकी वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो वेट फोर्स हमारा जो था, हमने अभी निकाला था, वो क्या था, वो था 4/3 पाई आर क्यूब डी जी, और एफ बी की वैल्यू हमारे पास ऊपर ही है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ से रख दी है, प्लस एफ वो हमारा विस्कस फोर्स है जो कितना है 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों ये जो टर्म है एक जैसी दिख रही है आपको, कौन सी, ये देखिए ये दोनों टर्म एक जैसी है। मैं इनकी साइड एक तरफ इनको कर लेता हूँ, तो यहाँ आप देखें मैं इस 4/3 पाई आर क्यूब डी जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, इस ओर कर लिया। इस ओर होता है हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी। तो ये सारे हमने टर्म्स इस तरफ यहाँ पे जो है इनकी साइड बदल दिए, और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ टर्म्स यहाँ कॉमन आ रही, काफ़ी टर्म्स कॉमन आ रही है, देख रहे हैं आप, उसमें से कॉमन आ रहा दिख रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो सभी को एक अंदाज लग रहा है। साथ में जी भी कॉमन आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे जी भी कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचता है डी माइनस रो इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। सो ये इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब मैं स्टेप को फिर से नेक्स्ट पेज पे लिख के आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए जो स्टेप हमारी बन रही थी वो थी 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस रो इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये स्टेप हमारी वहाँ से बनी हुई थी, मैंने इसको फिर से लिखा है आपको नेक्स्ट पेज पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम उस वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसको मैंने अभी आपके सामने हाईलाइट किया था। इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है, तो इसका जो कोफिशिएंट है हमारा 6 पाई ईटा आर, वो अपॉन में निकल जाएगा यहाँ पे। तो हम इस स्टेप को आगे देते हैं, वी की वैल्यू निकालेंगे, तो वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डी माइनस रो इंटू जी, और अपॉन में आ गया हमारा 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ आप देख रहे हैं आर है और ऊपर आर क्यूब है, तो आर से
इसका क्यूब जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है वो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में से 2 to the 4, 2 3 जा 6, ये एज इट इज़ हमारा जो है कैंसिल हुआ। सो यहाँ पे हमने देखिए कांस्टेंट कैंसिल कर दिया जिसमें मैंने रेड कलर में मेंशन किया हुआ है। थोड़ा देखिए क्या बस रिमेनिंग हमारी स्टेप क्या बच रही है, हमारा डेरिवेशन क्या बच रहा है यहाँ पे। तो डेरिवेशन में हम देख रहे हैं कि v तो अपना एज इट इज़ है, v इक्वल टू 2/3, ये कांस्टेंट तो एज इट इज़ बचे 2। ये जो 2r की पावर है इसको आप मल्टीप्लाई ना करें तो ये होगा r² d माइनस रो इंटू जी अपॉन 3 ईटा, ये यहाँ हमने 3 ईटा को लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू करके एक हमारी टर्म बना लेते हैं, वो हो रही है हमारी 2r² d माइनस रो इंटू जी एंड 3 3 9 ईटा। अब यहाँ आपको ये समझ में आएगा कि ये हमारा जो मेन डेरिवेशन है जो इस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने फाइंड किया है। सो स्टूडेंट्स मैं इसमें एक बात आपको फिर बता दूं कि ऑब्जेक्ट अपने वेट फोर्स से किसी लिक्विड में गिरता है और उस समय उस पर 2 वेट नीचे से लिक्विड की ओर से अप्लाई होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उसमें से एक होता है बॉयंट फोर्स जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है उसके वेट के इक्वल, और एक जो होता है वो विस्कस फोर्स जो टेंजेंशियल जो फोर्सेस होता है इसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उससे ये डेरिवेशन हमको मिलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एक अच्छा पॉइंट आपको समझ आता है। तो इसका एक एग्जांपल हम क्लियर कर लेते हैं तो इसके और फंडामेंटल्स हमें क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स से देखिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास वो है एक्सप्लेन फॉलिंग डाउन ऑफ सोल्जर विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। आपने देखा होगा वॉर वगैरह की कंडीशन होती है या कुछ मिलिट्री की जो अभ्यास होते हैं उसके अंतर्गत क्या होता है जब वो अपने प्लेन में से फाइटर प्लेन में से जंप करते हैं या किसी और बड़े प्लेन में से जंप करते हैं तो किस प्रकार से वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जंप करते हैं और किस समय अपना पैराशूट ओपन करते हैं और क्या होता है वो यहाँ पे हमको क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक्सप्लेन फॉलिंग डाउन ऑफ सोल्जर, किसी सोल्जर का नीचे गिरना एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। किसकी हेल्प से? पैराशूट की हेल्प से। तो देखिए व्हेन सोल्जर जंप आउट ऑफ द प्लेन, जब सोल्जर अपने प्लेन में से जंप करता है तो क्या होता है, इनिशियली एक्सेलरेशन इज सेम ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन वही होता है जो किसी सामान्य आदमी के ऊपर से गिरने पर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से गिरने पर लगता है, ग्रेविटी के कारण उतना ही एक्सेलरेशन उस पर बनता है। लेकिन एज वो ओपन करता है अपने पैराशूट को, एज वो पैराशूट ओपन इट्स एक्सेलरेशन गोज डिक्रीज। जैसे पैराशूट ओपन होता है तो पैराशूट जो ओपन होता है तो क्या होगा, उस पैराशूट में एयर इंटेक करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो उसमें बॉयंट फोर्स लगने लगा। देखिए यहाँ पे तो उसका क्या होगा, जो आपका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो उस पर डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द एक्सेलरेशन बिकम जीरो, और धीरे धीरे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटी आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते होते क्या होने लगी जाएगी, शून्य हो जाएगी। जिस समय वो जीरो हो जाएगी उस समय वो एक टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरने लगेगा और टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगा तो वो सेफली अर्थ पर लैंड कर जाएगा। इस प्रकार हमको फिर वही बात समझ में आई कि पैराशूट से कोई व्यक्ति जंप करता है तो पहले एज इट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन जैसे पैराशूट को ओपन करता है उस पर फोर्सेस लगते हैं, विस्कस फोर्स लगता है, बॉयंट फोर्स लगता है और उसका जो एक्सेलरेशन डिक्रीज होने लगता है। जब वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरने लगता है और टर्मिनल वेलोसिटी से जब वो नीचे गिरता है तो वो लैंड कर जाता है बहुत ही सेफ तरीके से। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये इसका टर्मिनल वेलोसिटी की टर्म्स, उसका डेरिवेशन और उसका एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो इसे आप एक बार बेहतर तरीके से रिवाइज कर लें और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड।